मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उसी इतिहास की पन्नों की। जो क्लास हमारी चल रही थी डेली वाली, उसी की क्लास आज हम पुनः अटेंड करेंगे। जो श्रृंखला हमारी चल रही थी इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में, ये श्रृंखला हमारी क्या हो रही थी, चल रही थी। तो इसी में आज हम पुनः जो बात करेंगे वो 18 अगस्त की बात करेंगे। 18 अगस्त की बात करेंगे। ठीक है कि 18 अगस्त को ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो केवल और केवल 18 अगस्त के इतिहास पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हमारी डेट आती है या तारीख जो आती है, जो इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज हुई है, वो है हमारी कौन सी, 18 अगस्त 1700। यह डेट इतिहास के पन्नों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन श्रीमन पेशवा बाजीराव बल्लाल का, पेशवा बाजीराव बल्लाल का जन्म एक मराठा साम्राज्य में कहां पे हुआ था? नासिक में हुआ था। क्या हुआ था? नासिक में हुआ था। और यह जो नासिक है ये आधुनिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हमको याद रखना है। श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल का जन्म 18 अगस्त सन 1700 में हमारा मराठा साम्राज्य के नासिक में हुआ था। और यह मराठा साम्राज्य के एक महान सेना नायक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यह भी फैक्ट हमको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा ये जो महान पेशवा बाजीराव बल्लाल हैं, ये यार पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से और पेशवा बाजीराव बल्लाल के नाम से ये काफी प्रसिद्ध थे। कहां पे? मराठा साम्राज्य में। एंड यार इसके बारे में अगर और बोलना चाहें तो ये बाजीराव पेशवा, जो ये बाजीराव पेशवा है यानी बाजीराव पेशवा या बाजीराव सन 1720 से 1740 के मध्य में मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहोजी महाराज के पेशवा रहे हैं। ये भी हमको याद रखना है। पेशवा रहे हैं किसके? चौथे छत्रपति साहोजी महाराज के। ये 1720 से लेकर के 1740 के मध्य में ये इनके पेशवा थे। एंड यार इसके पश्चात ये भी बता दूं कि बाजीराव पेशवा जो थे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था?
बालाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, वो भी ये छत्रपति साहूजी महाराज के क्या थे, पेशवा थे। एंड इस मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का पद होता था वो प्रधानमंत्री का पद होता था। ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात यह बाजीराव पेशवा जो थे ये अपने शासनकाल में या अपने साम्राज्य में एक अपराजित हिंदू सेनानी शासन के नाम से भी इनको जानते हैं। और ये सभी पेशवाओं में क्या थे, ये अपने शासनकाल में सभी पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ पेशवाओं में इनको क्या किया जाता है, माना जाता है, या इनको इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पेशवाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 18 अगस्त सन 1700 की जो डेट है इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है। एंड यार इसी के पश्चात अगर और बात करें तो इनके सभी युद्धों में या प्रमुख युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है वो था हमारा 1728 का पानखेड़ का युद्ध। यह युद्ध काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बाजीराव के संबंध में। 1728 का जो युद्ध था हमारा सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है, जिसको हम लोग पानखेड़ युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, पानखेड़ युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध किसके मध्य में हुआ था, तो यह पानखेड़ का युद्ध ये पेशवा बाजीराव एवं हैदराबाद का हमारा एक शासक था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह। क्या नाम था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से जाना जाता है। तो इसके मध्य में, बाजीराव के मध्य में और निजाम उल मुल्क के मध्य में ये हमारा पानखेड़ का युद्ध 1728 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इस कारणवश भी हमारी क्या होती है, यह जो 18 अगस्त की जो डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इसी युद्ध का ही प्रताप था या इसी युद्ध के वजह से ही किसी भी अन्य शासक का ऐसा मतलब हिमाकत नहीं थी कि वो पेशवाओं पर अपनी बुरी नजर डाल सके। ठीक है, तो यह युद्ध की, इसी युद्ध के कारण ही सारे जो शासक थे इस समय के वो यार पेशवाओं से कभी मतलब टकराने की या उनसे युद्ध करने की कोशिश नहीं करते थे या हिमाकत नहीं करते थे। तो ये डेट हमको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आई होप यार ये 18 अगस्त की जो डेट है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है। बात करते हैं इसी 18 अगस्त में ही नेक्स्ट हमारा जो भी माहौल आता है उसकी बात करते हैं। देखते हैं इसी में 18 अगस्त में ही और जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा दर्ज हैं, चाहे वो विश्व स्तर की हो या इंडिया लेवल की हो, बाकायदा दर्ज की गई है। तो उन्हीं की चर्चा हम इस इतिहास के पन्नों में नामक जो भी हमारी श्रृंखला चल रही है इसमें यार पूरा का पूरा 365 दिनों की इतिहास की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, केवल और केवल हमको यहाँ पे इस क्लास में और इसी चैनल के साथ क्या करना है, अपनी निरंतरता बनानी है। बाकी बात करते हैं
इसी टॉपिक में 18 अगस्त 1868 की बात करते हैं। यह डेट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको यार क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? इस दिन हमारे इसी 18 अगस्त को ही एक हमारे फ्रांस के खगोल शास्त्री हैं, जिनका नाम है जूल्स जेल्सन। क्या नाम है? जूल्स जेल्सन। यानी फ्रांस के खगोल शास्त्री, फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे खगोल शास्त्री, जिनका नाम है, क्या नाम है? जूल्स जेल्सन। इन्होंने पहली बार क्या किया था? इनके द्वारा पहली बार यार हीलियम के ऑब्जर्व करने की क्या की गई थी? यानी इन्होंने पहली बार हीलियम को क्या किया था? एब्जॉर्व किया था। किसने एब्जॉर्व किया था? फ्रांस के खगोल शास्त्री हमारे जूल्स जेल्सन। इनके द्वारा पहली बार क्या किया गया था? हीलियम को एब्जॉर्व किया गया था। तो यह भी तारीख इस कारणवश क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अगर इसी के पश्चात बात करें तो यार भारत में हमारा एक गंडूर नामक स्थान बोल दे, शहर बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो वहां पे भारत में गंडूर नामक यानी एक स्थान है या कुछ भी बोलते हैं, वहां पे सूर्य की जो किरणें हैं उनसे मतलब प्रिज्म से निकलते हुए इन्होंने देखा था। इन्होंने ये भी देखा कि सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं उसको प्रिज्म के माध्यम से देखा था। यानी प्रिज्म में देखा था। क्या देखा था? प्रिज्म में देखा था। भारत के गंडूर में सूर्य से निकले प्रिज्म को पहली बार देखा था। प्रिज्म को पहली बार देखा था। और इसी दौरान ये जो सूर्य से निकलने वाली किरणें थी, यह जो सूर्य से निकलने वाली स्पेक्ट्रम जो किरणें थी, सूर्य से निकलने वाली स्पेक्ट्रम सूर्य से यानी इसके प्रिज्म में पहली बार देखा गया था। और सूर्य से निकलने वाली जो स्पेक्ट्रम थी, और इसको यार पहली बार स्पेक्ट्रम लाइन को भी इन्होंने दर्ज किया था। और यह जो स्पेक्ट्रम थी वो किस कलर की थी? तो वो यार पीली स्पेक्ट्रम लाइन क्या किया था? इन्होंने पीली स्पेक्ट्रम लाइन को क्या किया था? पहली बार देखा था। या सूर्य की किरणों से जो भी हमारी स्पेक्ट्रम निकलती है वो पीली स्पेक्ट्रम लाइन किसके द्वारा देखी गई? जूल्स जेल्सन के द्वारा, जो कि हमारे फ्रांस के क्या हैं? एक खगोल शास्त्री हैं। यह डेट भी इसी कारणवश क्या हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। बाकी अगर और बात करें तो इसी से हमारा कुछ मिलता जुलता है 1895 की डेट। यह भी डेट हमको याद कर लेनी है। 1895 की डेट, 1895। इसमें क्या हुआ था कि एक हमारे ब्रिटिश केमिस्ट थे, यानी लाइब्रेरी क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी में जो भी हमारे टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उन्हीं को केमिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश
हमारे एक केमिस्ट थे जिनका नाम था हमारा क्या, ब्रिटिश केमिस्ट, ब्रिटिश केमिस्ट थे हमारे, इनके द्वारा क्या किया गया। तो मेरे शेरों अगर मैं बोलना चाहूं तो ब्रिटिश केमिस्ट थे कि इनका जो नाम था वो नाम क्या था, विलियम ब्राउमसे। विलियम नाम याद रखना है, विलियम ब्राउमसे। ये हमारे क्या है, ब्रिटिश केमिस्ट हैं। इनके द्वारा पहली बार धरती पर हीलियम को एब्जॉर्ब किया गया था। अगर बात करें हमारा पहली बार हीलियम को एब्जॉर्ब किसने किया, जूल्स जेल्सन ने। और इन्होंने सूर्य की जो निकलने वाली किरणें थी वो प्रिज्म में भी इन्होंने देखा था, और प्रिज्म में जो भी स्पेक्ट्रम लाइन थी वो यार पीली स्पेक्ट्रम लाइन थी। तो सबसे बड़ी बात इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है कि जो भी हमारे जूल्स जेल्सन है पहली बार इन्होंने हीलियम को एब्जॉर्ब किया, लेकिन धरती पर या पृथ्वी पर पहली बार जो एब्जॉर्ब किया हीलियम को वो किसने किया, तो विलियम ब्राउमसे ने। कब किया, 1895 में। ये फैक्ट भी हमको क्या करना है, याद रखना है। तो यह भी डेट इसी कारणवश इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज तक भी क्या है, दर्ज है, जो कि आज हम इसका अध्ययन बड़ी ही परिपक्वता के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसी के पश्चात आगे हम और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि 18 अगस्त के दिन क्या हुई, घटित हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम जो हमारी इतिहास के पन्नों में बाकायदा डेट दर्ज की गई है, वो दर्ज की गई है 18 अगस्त 1900। यह डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमारी देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित, उनका जन्म यहां इस 18 अगस्त सन 1900 में इलाहाबाद में हुआ था। तो इस कारणवश ये 18 अगस्त की जो डेट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इतिहास के पन्नों में। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, इनका जन्म होता है 18 अगस्त सन 1900 में। और कहां होता है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसको आज हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। एंड यार विजय लक्ष्मी जो पंडित थी ये सोवियत संघ में पहली बार भारत की क्या बनी थी, यानी सोवियत संघ में भारत की पहली राजदूत बनी थी। ये भी याद रखना है, सोवियत संघ में, सोवियत संघ में भारत की पहली राजदूत, भारत की पहली राजदूत बनी थी कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। एंड इसके पश्चात इनको अमेरिका का राजदूत भी बनाया गया था। तो ये भी हमको याद रखना है, अमेरिका का राजदूत भी बनाया गया, अमेरिका का राजदूत भी बनाया गया। एंड इसके पश्चात या कुछ समय पश्चात हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की पहली राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली राजदूत, भारत की
पहली राजदूत के रूप में ये कार्यरत रही। तो इस कारणवश भी यह 18 अगस्त की जो डेट है इतिहास के पन्नों में बाकायदा क्या है, दर्ज की गई है। एंड यार विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में अगर हम और बात करना चाहें तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये हमारी सोवियत संघ में या संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी था हमारा, ये वहां की अध्यक्ष भी रही। एंड अध्यक्ष होने के साथ साथ क्या थी, ये कई देशों की राजदूत भी रही। एंड यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई देशों की राजदूत होने के साथ साथ ये कई सालों तक महाराष्ट्र की राज्यपाल के रूप में भी क्या करती थी, कार्यरत रही। तो ये भी हमको याद रखना है सारी चीजें विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। अगर और बात करें तो विजय लक्ष्मी जो पंडित थी ये यार भारत को एक नए मुकाम पे या अंतरराष्ट्रीय मंचों पे सफलता पूर्वक क्या करती थी, उसका यानी इंडिया की तरफ से हर एक क्या बोल सकते हैं कि हर एक चीज में या हर एक मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो इंडिया की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इंडिया को क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी। तो इस कारणवश भी यह 18 अगस्त की जो तारीख है ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में क्या है, दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये हुई बात हमारी 18 अगस्त सन 1900 से रिलेटेड। बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में हमारा क्या है, हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं 18 अगस्त 1945 की। बात करते हैं 18 अगस्त 1945। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इतिहास के पन्नों में क्या है, हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या भारतीय स्वतंत्रता के महानायक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1945 को हुई थी। तो महान स्वतंत्रता सेनानी, महान भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी या महानायक कौन? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व क्या कर दिया, निछावर कर दिया। यार कहा जाता है कि मतलब 18 अगस्त 1945 में ही मतलब जब ये स्वतंत्रता के लिए ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे भारत की तरफ से, यानी भारतीयता को आजाद करने के लिए, तो अंग्रेज इनके पीछे काफी पड़ गए थे। तो ये यार अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए, या कह सकते हैं एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उनसे बचने के लिए इन्होंने रूस से मदद मांगी थी, या ये बोल सकते हैं कि रूस से मदद मांगने का मन बनाया था, जिस कारणवश 18 अगस्त 1945 को ये मंचूरिया के लिए ये भी याद रखना है, मंचूरिया के लिए उड़ान भर ली इन्होंने। मंचूरिया के लिए इन्होंने उड़ान भरी, मंचूरिया के लिए उड़ान भरी। और कहा जाता है इन्होंने उड़ान तो भरी, इसके पश्चात ये किसी को दिखाई नहीं दिए,
और एक दिन या इसके उड़ान भरने के 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो से 5 दिनों बाद टोक्यो रेडियो से, कहां से, टोक्यो रेडियो से ये जानकारी प्राप्त होती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस विमान में जा रहे थे वो विमान क्या हो गया, क्रैश हो गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और वह किस हवाई अड्डे पे हुआ था, तो उस हवाई अड्डे का नाम है टोकुहोकु हवाई अड्डा। ये नाम याद रखना है, चाई होकू हवाई अड्डा, चाई होकू हवाई अड्डा। यहां पे क्या हो जाता है, ये प्लेन हमारा क्रैश हो जाता है। जहां पे ये जो प्लेन होता है पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है, जिसमें नेताजी क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से जल जाते हैं। इनको यार बचाने के लिए इनको जीवन दान देने के लिए या इनके प्राणों को बचाने के लिए इनको चाई होकू हॉस्पिटल में वहीं पे क्या किया जाता है, एडमिट भी किया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पूरी बॉडी इनकी क्या हो गई थी, जल गई थी। तो इस कारणवश 18 अगस्त 1945 को महान स्वतंत्रता सेनानी या महान स्वतंत्रता महानायक भारत के हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो इस कारणवश भी ये 18 अगस्त की डेट हमारी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज की गई है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात बात करते हैं 18 अगस्त 1945 में एक घटना हमारी और घटी थी जो कि महत्वपूर्ण है। क्या हुई थी कि जापान अपना दूसरा विश्व युद्ध क्या कर चुका था, हार चुका था। तो यह डेट भी हमको इस कारणवश भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी के पश्चात बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा क्या की गई है, दर्ज किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं 18 अगस्त 1949 की बात करते हैं। इस डेट को भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज किया गया है और इसमें यह बोला गया कि इस दिन हंगरी का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। हंगरी का संविधान लागू हुआ था हमारा कब, 18 अगस्त 1949 को। और यह जो हंगरी है ये हमारा मध्य यूरोप में या मध्य यूरोप के पैनोनियन नामक जो भी हमारी पैनोनियन नामक स्थल रुद्ध देश है, पैनोनियन पैनोनियन बेसिन के स्थल रुद्ध देशों में ये हंगरी क्या है, शामिल है। और इस हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। क्या है, बुडापेस्ट है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, हमारा मध्य यूरोप का सबसे बड़ा शहर है हमारा। ये भी हमको क्या करना है, याद रखनी है। और हंगरी की जो आधिकारिक भाषा है वो हंगरियाई है। आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है, हैंगरियाई है। और ये फेन्यूओप्रिक
ये भाषा फेन्यू ओपरिक भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा परिवार का हिस्सा है जो कि पूरे यूरोप में व्यापक रूप से बोली जाने वाली गैर भारोपीय भाषा है। ये पॉइंट भी हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात अगर और बात करें तो हंगरी जो है ये यार संयुक्त राष्ट्र संघ में आरबीसी क्या आरसीडी एवं आईसीडी आरबीसी समूह का क्या है, सदस्य है। यह भी हमको क्या करना है, याद रखना है। हंगेरियाई जो है ये मध्य यूरोप में नाटो या संयुक्त संघ में जो नाटो है उसमें आरसीडी एवं ओआईसीडी एवं आरबीसी समूह का क्या है, सदस्य है। तो इस कारणवश भी हमारा क्या हो जाता है, यह जो 18 अगस्त की डेट है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा क्या हो जाती है, दर्ज होकर के रह जाती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात अगर हम और बात करें तो सबसे जो लास्ट हमारा आता है वो हम बात करते हैं इसी में, यानी वो घटना हुई थी 18 अगस्त को ही, लेकिन बात करते हैं एक दिन पहले से, ठीक है। देखते हैं इसी में, यानी 17 अगस्त, मैंने अभी बोला कि एक दिन पीछे से बात करते हैं, बाकी घटना जो है हमारी वो 18 अगस्त की ही है। 17 अगस्त सन 2000 में वॉट्स में, कहां पे, वॉट्स में हमारा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मंड में, इंग्लैंड एवं वेस्ट इंडीज के मध्य में एक टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें से इसके पहले दिन हमारा कितना विकेट गिरा, पहले दिन इस टेस्ट मैच में पहले दिन 9 विकेट गिरे, एंड दूसरे दिन 31 विकेट गिरे। तो यह जो मैच है वह 17 से यानी 18 अगस्त को ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी एक ही दिन में, 2 दिन में यह मैच क्या हो जाता है, यह टेस्ट मैच समाप्त हो जाता है। तो 18 अगस्त को यह टेस्ट मैच क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज तक के क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम अवधि में खत्म होने वाला मैच जो भी था हमारा, वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य में था, जिसको इंग्लैंड ने 2 विकेट से क्या किया था, जीत लिया था, ठीक है। तो यह जो 17 अगस्त की डेट है, सॉरी जो 18 अगस्त की डेट है, ये इसी कारणवश क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा दर्ज किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल में आज की क्लास यार आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी इस इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में हम अगले दिन बात करेंगे। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों में किसी नेक्स्ट दिन पे, तब तक के लिए बाय।